गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 7th क्लास इंग्लिश मीडियम जिसमें आपको 4th चैप्टर करवाया जा रहा था, इसमें आप मुग़ल एम्पायर मींस जो मुग़ल साम्राज्य था उसके बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से जो मुग़ल हैं उन्होंने अपने जो मिलिट्री कैंपेन्स हैं वो इंडिया के अंदर अलग अलग प्लेसेस के लिए स्टार्ट किए। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो। उसके बाद आप जो पढ़ चुके हो वो है मुग़ल एम्परर्स, जो मुग़ल राजा हुए हैं, सम्राट हुए हैं, उनके बारे में आप पढ़ चुके हो। आपको ये करवाए जा चुके हैं कि पहले बाबर है, फिर हुमायूं है, फिर अकबर है, उसके बाद फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन सब के बारे में आपको बताया जा चुका है। आपको एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, इनको लर्न कैसे करना है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया मुगल्स के अंदर। तो देखो, इसके लिए आप ऐसे अपनी बुक के पास ही जो मुग़ल एम्परर लिखा हुआ है ना उसके पास ही राइट कर लेना। सबसे पहले आप राइट करेंगे इसके अंदर BHAJSA, भाजसा का मीनिंग क्या है? बी जो होगा वो बाबर के लिए होगा, एच किसके लिए होगा? एच हुमायूं के लिए, ए जो होगा वो अकबर के लिए, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। इस तरह से आप भाजसा वर्ड से आप मुगल्स एम्पायर जो थे जो उनको याद कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन का मीनिंग क्या होता है? उत्तराधिकार। कि जब जो मुग़ल साम्राज्य था, जो मुग़ल थे, वो किस तरह से मतलब क्या तरीका अपनाया था उन्होंने उत्तराधिकारी बनाने का। मीन्स जो सक्सेशन होता था, मान लो जो आज राजा है उसके बाद कौन राजा बनेगा, तो उसके लिए क्या तरीका इन्होंने बनाया हुआ था, उसके बारे में इसमें बताना चाहता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर। कहते हैं कि जो मुगल्स थे वो प्राइमोजेनिचर में बिलीव नहीं करते थे। प्राइमोजेनिचर क्या होता है बेटा? बड़े बेटे वाला जो सिस्टम होता है। मीन्स मान लो आपके घर में, अब मान लो किसी राजा के 4 पुत्र हैं, तो 4 में से जो सबसे बड़ा होगा ना वो उस राजा के बाद राजा बनेगा। तो राजा की मृत्यु के बाद कौन नया राजा आएगा? उसका बड़ा पुत्र। तो बड़े बेटे को राजा बनाने का जो प्रोसीजर होता है उसी को कहते हैं प्राइमोजेनिचर, मतलब ज्येष्ठ पुत्र जिसको कहा जाता है। तो वो इसके क्या थे? इसमें विश्वास नहीं करते। वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स इस्टेट, जिसमें बड़े बेटे को उसके पिता की संपत्ति दी जाती थी। मतलब बड़ा बेटा पिता की संपत्ति को संभालता था। तो ये रूल होता था इसके अंदर। लेकिन मुग़ल जो थे वो इससे अलग थे, वो कुछ और तरीका अपना रखा था उन्होंने। इंस्टेड दे फॉलोड द मुग़ल एंड तैमूर्ड कस्टम ऑफ कोपेरेंसी, सॉरी इसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक होगी। इसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह होगी को-पर्सनरी। तो को-पर्सनरी जो है वो इनहेरिटेंस, मतलब वो किस में डिवाइड, वो जो मतलब बिलीव करते थे वो सहभागिता में बिलीव करते थे। मतलब जो मुग़ल थे, मुग़ल और तैमूर जो थे वो क्या करते थे? वो अपनी परंपरा के अंदर जो उनकी परंपरा थी सहभागिता, उस परंपरा को वो फॉलो करते थे, उसका अनुसरण करते थे। और डिवीज़न ऑफ इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन्स, क्या किया जाता था? जो भी उनका साम्राज्य होता था, मतलब जो भी उनका उत्तराधिकार जो होता था उसका विभाजन पूरे सभी बेटों में कर दिया जाता था। मतलब 4 पुत्र है तो चारों में वो पूरा साम्राज्य बांट दिया जाता था। उसके हिसाब से फिर वो आगे उसको चलाते थे। फॉलो द हाईलाइटेड पैसेजेस इन टेबल 1 एंड नोट द एविडेंस फॉर रेवल्यूशंस बाय मुगल प्रिंसेस। मतलब आप जब टेबल 1 में जो रेड कलर के जो सेंटेंसेस दिए हुए ना उसमें क्या देखोगे? जो मुगल प्रिंस हुए हैं, जो राजकुमार हुए हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने किस तरह से विरोध करके अपने मतलब विद्रोह किया है अलग अलग राजाओं के खिलाफ, अपने ही वंश के राजाओं के खिलाफ अपना हिस्सा मतलब अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए। ठीक है, विच डू यू थिंक इज़ अ फेयर डिवीज़न ऑफ इनहेरिटेंस। आप इनमें से उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही मानते हो? या तो प्राइमोजेनिचर या फिर कोपेरेंसी। आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है? देखो, कोपेरेंसी अगर देखा जाए तो
ये भी कुछ हद तक ठीक हो सकता है, क्योंकि देखो आपके पास जो ज़मीन है अब उसको क्या कर रहे हो, बांट रहे हो। एक आप बड़े बेटे को सारी दे रहे हो, तो उसकी बजाय आप सब में बांट रहे हो, तो अच्छी बात है ना, सबको बराबर का हिस्सा मिल गया। अब ये देखो, ये अब उनकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके लिए भी झगड़ा करेंगे या नहीं, मतलब उसको संभालेंगे, वो एक अलग मैटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। मुगलों के दूसरे राजाओं के साथ, जो दूसरे शासक थे उनके साथ संबंध, कि किस तरह के संबंध थे दूसरे राजाओं के साथ। टेक अ लुक एट टेबल 1 वंस अगेन। एक बार फिर से टेबल नंबर 1 को देखिए, जो तालिका नंबर 1 है उसको देखो। यू विल नोटिस, आप देखोगे कि that the Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority। जो मुगल शासक थे वे लगातार उन शासकों का विरोध कर रहे थे, या उन शासकों के लिए अभियान चला रहे थे, सैन्य अभियान, मतलब अपनी सेना उनके लिए भेज रहे थे। who refused to accept their authority, जो उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। मतलब मुगलों के अलावा जो दूसरे राजा होते थे, अब जो राजा उनके आगे झुक जाते थे उसको तो ये कुछ कहते नहीं थे, लेकिन जो झुकते नहीं थे ना उसके लिए फिर ये क्या करते थे, कैंपेन स्टार्ट करते थे, लगातार उसके लिए कैंपेन करते रहते थे, अपनी सेना को भेजते रहते थे उसको हराने के लिए। ठीक है, बट एज द मुगल्स बिकम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइंट देयर वॉलंटरली। कहते हैं कि बट एज द मुगल बिकेम पावरफुल, जैसे ही मुगल क्या हुए, मुगल शक्तिशाली बने, कई शासकों ने, कई राजाओं ने, कई दूसरे राजाओं ने उनके राज को अपनी इच्छा से स्वीकार कर लिया। वॉलंटरली का मतलब क्या होता है, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। मतलब जब दिखा ना दूसरे राजाओं के भी मुगल तो बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, बहुत पावरफुल हो गए हैं, ये तो हमें नष्ट कर देंगे अगर हमने इनकी बात नहीं मानी, तो इसलिए उससे डर के मारे उन्होंने उनको क्या कर लिया, उनको अपना महाराज स्वीकार कर लिया। ठीक है, उनके अंडर काम करने लगे। द राजपूत्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। राजपूत इसी का एक उदाहरण है। ठीक है, तो बहुत सारे राजपूत जो थे बेटा, उन्होंने मुगलों की जो अथॉरिटी थी वो स्वीकार कर ली थी। ठीक है, मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज। उनमें से कईयों ने अपनी बेटियों की शादी मुगल परिवारों में कर दी। एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन, और उनको क्या मिले, हाई पोजीशन। अब देखो, मान लो मुगल के खानदान में किसी ने अपने बेटी की शादी कर दी, तो फिर क्या होगा, मुगल जो थे उस समय के अंदर, वो उनको फिर जिनकी बेटी उनके घर में आए, बहू बनकर उनके घर में आई, तो उनको क्या करते थे, अपने राज दरबार में या उन्हीं के राजपाट को मतलब अच्छे से चलने देते थे, या बड़ी बड़ी पोजीशन उनको दे देते थे। बट मैनी रजिस्टर्ड एज वेल, लेकिन कई उसका विरोध भी करते थे। मतलब कई तो क्या कर देते थे, अपनी बेटियों की शादी कर देते थे, लेकिन कई विरोध करते थे कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम इनके साथ अपने संबंध क्यों बना रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कहता है, द सिसोदिया राजपूत्स ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे वो लंबे समय से क्या कर रहे थे, मुगलों का जो अधिकार था, मतलब जो अथॉरिटी थी उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। हर बार लंबे समय से उसको मनाही कर रहे थे, उनके सामने झुक नहीं रहे थे। वंस डिफीटेड, एक बार हारने के बाद, मतलब वंस डिफीटेड, एक बार फिर क्या कर दिया, उनको हरा दिया गया। हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स। देखो, वंस डिफीटेड, एक बार हारने के बाद हालांकि मुगलों ने उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया। ऑनरेबली का मतलब क्या होता है, मतलब सम्मानतापूर्वक, बड़े आदर भरा व्यवहार करना। मुगलों ने सिसोदिया राजपूतों को हरा दिया। हारने के बाद देखो, जो राजा जीतता है, हारे हुए राजा के साथ कैसा व्यवहार करता है। आप देखते हो कि कई वीडियोस में, कई मूवीज़ में आपने देखा होगा कि हारे हुए राजा के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, लेकिन मुगल क्या करते थे, कुछ राजाओं के साथ बुरा सलूक नहीं करते थे। उनको वही राजपाट जो मतलब जिस राजा को हराया है ना, उसको फिर से उसी का राजपाट दे देते। कहते कि भाई तू तेरा राजपाट संभाल, हमें सिर्फ टैक्स वगैरह देते रहना या कुछ और चीज़ें मिलती रहेंगी, बस हमने तुम्हें एक बार हरा दिया। लेकिन उसको रिस्पेक्टेबल रखते थे, उसके लिए मतलब रिस्पेक्ट रहती थी उनके लिए। तो इस तरह से आगे रीड करते हैं। गिवन देयर लैंड्स बैक एज असाइनमेंट्स, मतलब जो उनकी ज़मीन होती थी, जो उनका मतलब लैंड होती थी, वो उसको वापस दे दी जाती थी राजा को, कि ले भी हमने तुम्हें हरा तो दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर रहे, हम तुम्हें ये वापस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम इन्होंने अपना रखा था।
द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains। मतलब इसमें क्या कहना चाहता है, इसमें कहना चाहता है कि मुगलों के मतलब द केयरफुली बैलेंस, इससे क्या था, जो हरा देते थे जिनको, और जो ये मुगल थे उनके बीच में एक संतुलन बना रहता था, बैलेंस बना रहता था, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और वो क्या करते थे, भारत में अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। मतलब इस बैलेंस की वजह से क्या हो गया, ये जो संतुलन बना रखा था, उन्होंने बैलेंस बना रखा था कि राजा को हरा भी दिया और उसका अपमान भी नहीं किया। इसकी वजह से बहुत सारे राजा जो थे, किंग्स जो थे, वो प्रभावित हो गए और वे खुद उनके सामने अपने आप झुक गए, ठीक है। नेक्स्ट, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। लेकिन जो ये बैलेंस था ना, इसको लंबे समय तक चलाना आसान नहीं था, ठीक है। मतलब कि किसी के साथ ये संबंध जो थे, ये संबंध अच्छे संबंध जो थे, ये लंबे समय तक नहीं चलने वाले थे। लुक एट द टेबल 1 अगेन, एक बार फिर से टेबल 1 देखिए। नोट दैट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी। जब शिवाजी मुगल अथॉरिटी एक्सेप्ट करने के लिए उसके दरबार में आए थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिवाजी का अपमान कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, शिवाजी उसके कैद खाने से भागे और खुद को एक किंग मतलब घोषित करके, और फिर क्या कर लिया, फिर से उसका विरोध किया और लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंसल्ट। मतलब क्या कहता है कि इस अपमान का क्या परिणाम हुआ। इस अपमान का वही परिणाम जो मैंने बताया, जो शिवाजी थे वो वहाँ से भाग गए और उन्होंने अपने आप को राजा घोषित करके अपनी सेना तैयार की और फिर औरंगजेब के खिलाफ लड़ाइयाँ स्टार्ट कर दी। तो ये था बेटा आज का आपका जो टॉपिक। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं ज़्यादातर तो हिंदी मीडियम ही पढ़ाता हूँ। कोशिश की है इंग्लिश मीडियम में फिर से पढ़ाने की, क्योंकि पहले भी मैं आपको टीच कर रहा था, आज फिर थोड़े सा एक टाइम मिला है आपको पढ़ाने का। तो यही आशा करूँगा कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो प्रॉब्लम भी मुझसे सॉर्ट आउट करवा सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।